कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। अन्नदाता, 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 मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में प्रजननहीनता के कारण और समाधान पर एक जानकारी। चने में फली बेधक कीट का समन्वित नियंत्रण। खेती के साथ पशुपालन का गहरा रिश्ता है। पशुपालन बिना खेती को सोचा भी नहीं जा सकता और आजकल बांझपन की समस्या के कारण बहुत से पशुओं से वर्ष में एक बच्चा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ इस कारण किसानों को दवा में अनावश्यक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस समस्या के कारण एवं बचाव उपाय क्या है, जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर टीबी यादव से। पशुओं में एक तरह के बांझपन की समस्या है कि वो पहली बार ब्यात में आने में भी समय लगाते हैं और दोबारा जब वो ब्याने के बाद ऐसा देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक वो गर्मी में नहीं आते हैं और थोड़ा थोड़ा दूध देते रहते हैं। ये एक तरह से बांझ की श्रेणी में माने जाते हैं। कोई भी गाय भैंस को ब्याने के बाद 95 से 120 दिन के अंदर दोबारा गर्भित हो जाना चाहिए। अगर वो गर्भित नहीं हो रही है तो इसको हम बांझ की श्रेणी में मानते हैं। इसके लिए कई कारण हैं, जिसमें जो प्रमुख कारण है वो है पोषण की कमी और विशेष रूप से खनिज तत्वों की कमी। ऐसा पाया गया है कि पशुओं में अगर तांबे की कमी है तो वो गर्मी में तो आती है गाय भैंस से, लेकिन गर्मी का जो लेवल है वो बहुत कमज़ोर होता है। या तो हम डिडक्ट नहीं कर पाते पशुपालक भाई, या लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और पशु गर्भित नहीं हो पाता। इसी तरह से अगर पशु में जिंक की कमी है तो वो गर्मी में के लक्षण ही प्रकट नहीं करते। ऐसा भी पाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो कमी है हमारी गाय भैंसों में वो नमक की पाई गई है। अगर पशु में नमक की कमी है तो वो हर 18 से 21 दिन में गर्मी के लक्षण प्रकट करता है, लेकिन बदलवाने पर गर्भित नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो है कुछ सामान्य प्रबंधन की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली ज़रूरत ये है कि पशु जैसे ही ब्याए हफ्ते भर के अंदर उसकी डिवार्मिंग अवश्य करवा दें। सबसे बड़ा एक कारण जो है कीड़े हैं। कीड़े के कारण से भी जो भी पोषक तत्व पशु को दिया जाता है उसमें वो हिस्सेदारी कर लेते हैं, जिसके कारण से उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता और यह भी एक बांझपन और कम दूध देने का एक प्रमुख कारण है। तो डिवार्मिंग करने के बाद पशु को 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 25 ग्राम नमक ये प्रतिदिन देना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो पशुओं में खनिज तत्वों की कमी के कारण जो बांझपन है यानी लगभग 80% बांझपन की समस्या दूर हो जाती है। इससे हमारा गाय भैंस
अधिक मात्रा में दूध भी देती है। ऐसा पाया गया है कि अगर केवल डिवार्मिंग कर दिया जाए तो पूरे ब्यात में वो गाय भैंस सामान्य की तुलना में कम से कम 300 किलो ज़्यादा दूध देती है। इसके अलावा वो 95 से 120 दिन में गर्मी में आकर के गर्भधारण भी कर लेती है। पशुओं में जो बांझपन के बारे में अभी हमने बताया, पहला कारण पेट में कीड़े की समस्या, दूसरा पोषक तत्वों की कमी, तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोन का जो है प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है, जिसके कारण से बच्चेदानी में समस्या आ जाती है और वो पशु गर्मी में नहीं आता या अधिक तर हीट में रहता है। इसके लिए जो है उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए हम लोग रिपीटाल का प्रयोग करते हैं। रिपीटाल का 10 mg की मात्रा लगाने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर पशु गर्मी में आ जाता है और उसे बदलवा देते हैं। तो ये पाया गया है कि हमें मैक्सिमम सफलता मिलती है। पशुपालक भाई पशु को जब तक वो दूध में नहीं आता, बच्चा नहीं देता, तब तक उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमारा गाय भैंस गाभिन हो तभी से हम उसके देखभाल पर ध्यान दें। विशेष रूप से जब 6वें महीने की गर्भावस्था में पहुंच जाती हैं तो चूँकि पेट में बच्चा पल रहा है, गाय भैंस दूध भी देती रहती है, उसकी अपनी भी आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे जो है पोषक तत्वों की मात्रा की अधिक ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए ये आवश्यक है जो हम 1 किलो प्रतिदिन प्रति पशु मेंटेनेंस के रूप में रातिम मिश्रण देते हैं, उसकी मात्रा को 6ठे महीने की गर्भावस्था में हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले 1 पाव से मात्रा को बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाते हैं और ब्याने तक की स्थिति में 1.5 से 2 किलो तक इस मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा कमज़ोर होता है, जिससे उसके जीविता पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी वो गाय भैंस भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण से ब्याने के बाद जितने दूध की उत्पादन वो दे सकती है उस मात्रा में कटौती हो जाती है, पूरे क्षमता के साथ वो दूध नहीं दे पाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है रातिम मिश्रण की जो मात्रा को 6ठे महीने से जो है वो बढ़ा दें और ब्याने तक 1.5 से 2 किलो तक उस मात्रा को बढ़ा देते हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु है कि पशुओं में ऐसा हमारा किसान भाई मानता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है और ब्याने तक कैल्शियम देता रहता है। ऐसा पाया गया है कि ये पूरी तरह से गलत है। ब्याने के पहले 25 दिन पहले से कैल्शियम जो हम बाहरी रूप से देते हैं उसका जो है उपयोग पशु में नहीं हो पाता है। इसलिए कैल्शियम देना 25 दिन ब्याने के 25 दिन पहले ही खनिज मिश्रण या कैल्शियम देना बंद कर देना चाहिए। और एक हम 50 दिन का मैनेजमेंट के नाम पर एक व्यवस्था ऐसी करते हैं कि पशु को जो है नवसादर की 50 ग्राम मात्रा और 25 ग्राम नमक ब्याने के 25 दिन पहले से देना शुरू कर दें और 25 दिन बाद तक देना शुरू कर दें तो इससे ये पाया गया है कि तमाम तरह की जो पशुओं में ब्याने से पहले और ब्याने के बाद की समस्या आती है, जैसे ब्याने के समय दिक्कत, जेर देर से गिराना या न गिराना, दूध न उतारना, तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिल जाती है अगर उसे नवसादर की मात्रा को हम 25 दिन ब्याने के पहले से देना शुरू कर दें। दलहनी फसल चना इस समय फूल एवं फली की अवस्था पर है। इस समय कीटों के प्रकोप के कारण लगभग 20-25% तक फसल का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो इस नुकसान से फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, चना में लगने वाले हानिकारक कीट फली बेधक के लक्षण एवं उपचार पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी। प्रमुख रूप से एक हमारा चने का फली बेधक कीट लगता है। तो किसान भाइयों, देखा गया है कि आरंभिक अवस्था में ये कीट क्या करता है, इसके अंडे, इसके जो वयस्क होते हैं वो रात्र के समय उड़ते रहते हैं और वो प्रजनन करके वो अंडे पत्तियों के पास कोमल भागों पर वो दे देते हैं। उससे अंडे से क्या करते हैं, छोटे छोटे से उसके लार्वा निकलते हैं और वो आरंभिक अवस्था में पौधों की कोमल पत्तियों और फूलों को खाना प्रारंभ कर देते हैं। जब इसकी दूसरी और तीसरी अवस्था लार्वे की जब होती है, वो क्या करती है, जब फलियां बनना शुरू हो जाती हैं, आरंभ होती हैं, वैसे ही उस
फली को नुकसान पहुंचाता है। उस फली को नुकसान किस तरीके से पहुंचाता है, उस फली को काटता है और काट के वो नीचे उसके अंदर मुंह घुसा लेता है और उसके अंदर के दाने को काट करके खा के नुकसान पहुंचाता है। ये भी बहुत भयंकर कीट लगता है, कभी कहीं कहीं पे इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसकी हम रोकथाम के लिए क्या करते हैं, या तो फसल चक्र अपनाते हैं, और क्या है इसमें गंद पास 10 से 15 गंद पास जो है हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको हम लगा देते हैं खेत में, जिससे उसमें क्या होता है कि हमारा जो नर कीट होता है वो आकर के आकर्षित हो जाता है और उसको हम पकड़ करके नष्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हम चने में चारों तरफ एक गेंदा को आकर्षक रूप के फसल के रूप में हम लगा लेते हैं। बीच बीच में कभी हम अंता फसली हम सरसों के साथ में भी कर सकते हैं, जिससे हम इस कीट से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, देखा गया है कि हम चने का फली बेधक के नियंत्रण के लिए हम HNPV को प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम उपचार कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। BT को हम 1 से 1.5 किलो करीब 250 से 300 लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इस कीट को बचाव कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि इस कीट के नियंत्रण के लिए हम फेनोलेट का या स्पाइनोसेट 45% 80 का आता है, उसका हम उपयोग करने के बाद में इस कीट से हम बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हमारी बताई गई बिंदुओं को और हमारे ये सारी कीट नियंत्रण की जो भी हमने एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के विषय में आपको बताया, किसान भाइयों आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। अदामा का कस्टोडिया फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। कस्टोडिया अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। उपयोग की मात्रा 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ना जो प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, यदि इसकी पेड़ी फसल की बात करें तो यदि किसान पेड़ी गन्ना फसल में बावक फसल की तरह प्रबंधन करे तो पेड़ी गन्ने से बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि पेड़ी की फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ऐसे ही उत्पादन मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। पेड़ी गन्ना से अधिक उपज लेने के लिए कुछ तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धीर सिंह। गन्ना काटने के बाद में गन्ने की जो नीचे जड़ होती हैं उससे कुछ पौधे निकलते हैं, जिसको हम गन्ने की रैटून या उसको गन्ने की पेड़ी कहते हैं। अच्छी पेड़ी हो उसके लिए कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसकी रैटून भी अच्छी होती हो, जैसे 97-222 है और 32-20 है, 767 है, 84-36 है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनकी रैटून भी अच्छी होती है।
इसके साथ साथ एक बात और रखने की ज़रूरत है, और अमूमन तौर पर मोटे तौर पर हम आपको बताएं कि 15 फरवरी के आसपास या फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च के मध्य तक यदि जिस खेत में हमें रैटून रखनी है उस खेत से बाबा गन्ने की कटाई की जाती है तो उसमें रैटून अच्छी होती है। एक और बात है जिसमें पैसा नहीं लगता है, काटने की विधि। तो इसके लिए आवश्यक है कि गन्ने की कटाई हम ज़मीन से मिला करके करें। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल श्रमिकों की कमी है कि इन दशाओं में ऐसा कर सकते हैं कि जब खेत से पूरा गन्ना काट लिया जाए तो उस खेत में एक यंत्र आता है रैटून सेवर आता है। रैटून सेवर में क्या होता है कि वो ट्रैक्टर चालित होता है। उस ट्रैक्टर चलने वाले में क्या होता है कि उसके नीचे पंखे लगे रहते हैं और वो जब खेत में चलते हैं तो जो आपकी मेड़ हैं उन मेड़ों को के ऊपर जो भी गन्ने खड़े रहते हैं वो उनको काटते हुए चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो मेड़ के बिल्कुल समतल होती चली जाती हैं और उसके द्वारा बाद में जब गन्ना निकलता है तो यूनिफॉर्मली निकलता है। अगर हमारे पास रैटून सेवर यंत्र नहीं है या व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम ये भी ध्यान कर सकते हैं कि जो फावड़ा है उस फावड़े से जो फालतू के गन्ने ऊपर खड़े हुए हैं उनको हम काट करके अलग कर दें और उसको करने के बाद में फिर उसमें हल्का पानी लगा दें। हल्का पानी लगाने के बाद में फिर उसकी निराई गुड़ाई करके और उसमें जो पोषक तत्व है उसको हम लगा दें कि जो रैटून है गन्ने की उसमें लगभग 25% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए कम से कम 150 से लेकर के 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास देने की आवश्यकता पड़ती है। ये आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस पोटास की जो गन्ने में हम पानी लगाते हैं और पहली गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद में जो कूड़ है उस कूड़ के दोनों तरफ हम हल से लाइन खोल करके उसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की दोनों दशा में लगाते चले जाते हैं। उसके बाद उसको जो कूड़ है उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से उसका अंकुरण होना शुरू हो जाता है। जिससे एक फ़ायदा और होता है कि जो पुरानी जो जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं और नई जड़ें आ जाती हैं तो उससे वो पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ग्रहण करती हैं। एक अहम सवाल और पूछा जाता है कि एक तरफ तो जो गन्ने की पत्तियां सूखी होती हैं उनको हम बिछाएं खेत में तो उससे क्या होता है कि जो आपकी नमी है वो संरक्षित रहती है। दूसरा जो खरपतवार है वो नहीं उग पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें क्या अक्सर देखा गया है कि उसमें नीचे जो कीड़े होते हैं वो कीड़े की संख्या बढ़ती चली जाती है और जो भी गन्ना उसमें निकलता है रैटून के द्वारा उसको वो खाने लगते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है जब हम इसमें ट्रेस मैनेजमेंट करें गन्ने की सूखी पत्तियों को उसमें बिछाएं उससे पहले हम किसी सिस्टमिक जो आपका इंसेक्टिसाइड है कीटनाशी दवाई है उसको प्रॉपर रूप में उस खेत में पहले छिड़क दें और उसके बाद समान रूप से कम 2-3 सेंटीमीटर मोटी तह और सूखी पत्तियों की हम समान रूप से इसमें बखेर दें। एक बात यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है उसके लिए हम या तो कल्टीवेटर चला दें, हल चला दें, फावड़े से उसकी निराई गुड़ाई कर दें, हो से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें जल प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है और शुरू से ही इसमें 20-20 दिन के अंतराल पर हमको पानी लगाने की आवश्यकता होती है। जब ये इसकी कैनोपी बढ़ जाती है उसके बाद हम उसको 15 दिन या 20 दिन के इंटरवल पर पानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जब आप इसमें खरपतवार नियंत्रण करेंगे ठीक से पानी दे करके और खाद डालेंगे और समय पर इसकी हम कटाई करते हैं तो हमारी जो रैटून है वो अच्छी प्रकार से ग्रो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है घरौली हमीरपुर के बबलू कुमार ने। आपने बेर के बाग में समसामयिक प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है। किसान भाइयों, आज हम आपको विशेष जानकारी बेर की बागवानी के बारे में बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, इस समय 2-3 चीज़ों का आप अनुभव कर रहे होंगे। पहला कि हमारा बगीचा हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि बेर में बहुत प्रमुख रूप से एक फल वेदक कीड़ा लगता है। जब फल नीचे ज़मीन में पड़े रहते हैं तो इन कीड़ों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है
और जब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो ये फलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा बाग को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो भी फल नीचे ड्रॉप किए हुए हों उनको बीन करके उनको बाग से बाहर कर देना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सिंचाई। आप जानते हैं कि पानी के अभाव में फल गिरते हैं, फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। पानी के अभाव में फल का आकार छोटा रह जाता है। पानी के अभाव में पाले का प्रभाव हो जाता है। हर तरह से पानी की एक निश्चित मात्रा बगीचे में बनाए रखना बहुत आवश्यक है। खरपतवार न हो, सिंचाई नियमित हो, बहुत गहरी सिंचाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्की सिंचाई आप समय समय पे करते रहें। तीसरा किसान भाइयों, फल बेधक कीड़ा, जो इस स्थिति में जब फल पकने को होता है इसका अटैक शुरू हो जाता है और ये इसकी गुणवत्ता को ख़राब कर देता है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि अब चूँकि फल परिपक्वता की स्थिति में है, हम किसी रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जो हमारी बायोपेस्टिसाइड हैं, जो हमारे जैविक कीटनाशक हैं, जैसे निम्बसडीन, नीमाजोल, नीम आयल 0.4% 4 मिलीलीटर दवा की दर से कम एक सप्ताह पे 2-3 छिड़काव कर दें। पूरे पेड़ को अच्छी तरीके से भिगो दें। फली बेधक कीड़े की संख्या न बढ़ने पाए, हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भारी संख्या में ये फल बेधक कीड़े इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, एक और समस्या है। कभी कभी जिस तरह का मौसम इस समय चल रहा है, बदली रहती है, धूप नहीं निकलती है, एक बड़ा प्रमुख रोग है जिसको हम कहते हैं खर्रा रोग। बेर की फसल में जब खर्रा रोग आ जाता है तो ये पाउडर जैसा पत्तियों पे दिखाई देता है, फलों के ऊपर दिखाई देता है। इसके कारण फल नीचे गिरने लगते हैं। इसके बचाव के लिए भी ज़रूरी है कि डाइथेनम 45 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से कम एक सप्ताह पे 2 छिड़काव कर दें, ताकि ये खर्रा रोग से फसल या पौधा या बगीचा प्रभावित ना होने पाए। और यदि आपने इसका डाइथेनम 45 का छिड़काव कर दिया समय से तो खर्रा रोग नहीं आएगा और फल झड़ने की समस्या कम रहेगी। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है भटनी देवरिया के सरोज यादव ने। आपने सोलर फेंसिंग के बारे में जानकारी चाहिए है तो मशीन जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें सोलर पैनल लगता है, साथ में नीचे मशीन लगती है, मशीन के अंदर बैटरी लगी हुई है। तो इस पैनल से ये मशीन की बैटरी चार्ज हो जाती है और चार्ज होने के बाद रात और दिन 24 घंटे लगातार बिना रुके काम करती रहती है। इसमें मशीन इस तारबंदी के जो ऊपर करंट का झटका देती है, लगातार करंट नहीं रहता है, केवल झटका आता है और वो लगातार थोड़े समय के बाद में आता है, जिससे कोई भी पशु या इंसान मरता नहीं है, चिपकता नहीं है, केवल झटका लगता है और झटका लगते ही वो डर के भाग जाता है। यदि कोई पशु ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको 2 या 3 बार झटका लगेगा, उसके बाद सायरन बजना चालू हो जाएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगी कि कोई पशु अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। या कोई पशु तार तोड़ देता है या कोई इंसान चोरी की नीयत से तार काट देवे या अंदर घुसे, तो जैसे ही तार कटेगा या तार को किसी वजह से जब ज़मीन पर डाल देगा, अर्थ कर देगा, तो भी इसमें सायरन शुरू हो जाएगा। और वो जब तक सायरन बंद नहीं होगा, जब तक उसको वापस आप ठीक नहीं करेंगे। जैसे ही आप इसको ठीक करेंगे उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि होने का इसमें कोई खतरा नहीं है और जिस पशु को आपको रोकना है उसके अनुसार इसको व्यवस्थित आप कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 5 तार की ये तारबंदी लगी है, जिसमें यहाँ पे समस्या है सूअर, पालतू पशुओं और नीलगाय, जिसमें पालतू पशु तो इतने ज़्यादा नहीं, पर सूअर और नीलगाय की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने 5 तार लगाए हैं। यहाँ पे इनके जो बेर होते हैं, बेर की फसल खेती लगाई है जो नीलगाय की खास पसंद है, तो उसके लिए इन्होंने लगाया। तो इसमें नीचे वाला तार जो खास सूअर के लिए दिया है, ये बीच में 3 नंबर वायर है, ये दिया है जिसमें गाय भैंस वगैरह अपने जो पालतू पशु है वो उनको रोकने के लिए है। और ये सबसे ऊपर का वायर है जो रोजडे या नीलगाय अपन बोलते हैं उनके लिए है। तो कोई भी पशु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ज़मीन पे से घास ज़्यादा उग गई है और वो भी किसी तार पे अड़ रही है और उसकी वजह से करंट कम पड़ रहा है तो भी सायरन बजेगा। यानी आपको जानकारी मिल जाएगी कि उस हरियाली या जो ज़्यादा गहरी घास है उसके साथ में करंट ख़त्म हो रहा है तो आपको उसका सायरन बजेगा। तो आप घास नीचे से साफ़ रखें ताकि करंट कम ना पड़े।
यदि कोई बादल या ऐसा मौसम है, ऐसे मौसम में ज़्यादा समस्या रहती है कि धूप कम मिलती है तो सोलर पैनल से चार्ज कम होता है। तो उस स्थिति में भी जैसे अब एक बार बैटरी पूरी चार्ज है तो आपको ये करीबन 48 घंटे तक चलती रहेगी बिना रुके। तो उसको आप थोड़ा सा चेंज करके कि जैसे दिन के टाइम पे आप लोग खेत पे रहते हैं तो दिन के टाइम मशीन को बंद कर दो, खाली रात में मशीन चालू रखें तो दिन भर चार्ज हो जाएगी, रात को काम होती रहेगी। तो भी ये करीबन फुल चार्ज होने के बाद में लगातार 48 घंटे यानी कि 4 रात आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा इसमें जैसे कि मेंटेनेंस के नाम पे जो कहते हैं कि रख रखाव या सालाना खर्च, इसके नाम पे इसमें करीबन कोई खर्च नहीं है। सिर्फ आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे ज़्यादा घास या कोई पेड़ पत्तियों की टहनी इस पे तार पे टच ना हो, वरना उनके साथ में करंट अर्थ होगा, धीरे धीरे तारबंदी पे करंट कम होता जाएगा। हालांकि जैसे कोई 1-2 पत्तियां टच होती है तो वो खुद जल जाएंगी, लेकिन ज़्यादा लगातार घास एकदम से, जैसे बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है तो ऐसे टाइम पे थोड़ा आपको घास साफ़ करना है। और दूसरा, मेंटेनेंस के खर्चे के नाम पर सिर्फ एक खर्चा इसमें है कि आपको करीबन 2 साल में इसमें जो बैटरी लगी है वो करीबन उसकी लाइफ जो हमने किसानों को लगाई है उससे फीडबैक मिली है उसके अनुसार करीबन 2 साल की इसकी बैटरी की लाइफ है। अब 2 साल में आपको बैटरी चेंज करनी है, जो करीबन 600 से 800 रुपये में हर जगह मार्केट में मिलती है। इसके अलावा इसमें कोई भी मेंटेनेंस या रख रखाव खर्चा नहीं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक।